आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर। सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन या फिर हम कह रहे हैं ऑपरेशन ऑफ एससीआर, उसकी नीड कहाँ पड़ती है। देखिए, जो प्रेजेंटली एससीआर अवेलेबल है आज की डेट में, वो 10 किलो वोल्ट तो वोल्टेज रेटिंग का और 3 किलो एम्पियर करंट रेटिंग का अवेलेबल है। बट इतनी हाई रेटिंग का अवेलेबल है एससीआर, बट फिर भी कभी क्या होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो एक सिंगल एससीआर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 किलो वोल्ट का वोल्टेज डिमांड है तो एक एससीआर इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, तो हमें नंबर ऑफ़ एससीआर कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं हम सीरीज़ कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन की नीड तो वहाँ पड़ती है जहाँ पे हाई वोल्टेज डिमांड हो, और पैरेलल कनेक्शन की नीड हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पे करंट डिमांड ज़्यादा हो। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी हम कनेक्शन यूज़ में ले रहे हैं उसमें हर एक थायरिस्टर जो भी कनेक्टेड है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए, तभी उस कनेक्शन की एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं हम। मतलब वो फुली 100% एफिशिएंट होगा अगर सारे एससीआर पूरी तरह से यूटिलाइज है। तो जो भी स्ट्रिंग है जिसमें सारे एससीआर्स कनेक्टेड हैं उसकी हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला गिवन है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग या फिर करंट रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग। मतलब पूरी स्ट्रिंग में जितने भी एससीआर्स कनेक्टेड हैं उनकी वोल्टेज रेटिंग या फिर करंट रेटिंग का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एससीआर इन द स्ट्रिंग, कि उस स्ट्रिंग में कितने एससीआर कनेक्टेड हैं, इनटू इंडिविजुअल एससीआर की वोल्टेज या फिर करंट रेटिंग। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली कभी भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती, मतलब ऑलवेज लेस देन जो वैल्यू है उसकी ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो अब हम एक एक करके कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सीरीज़ ऑपरेशन ऑफ एससीआर। देखिए, सीरीज़ ऑपरेशन की नीड वहाँ है जहाँ पे, जैसे हम बता चुके हैं कि नीड वहाँ पे है जहाँ पे वोल्टेज डिमांड ज़्यादा हो। तो सीरीज़ में जब भी हम एससीआर को कनेक्ट करते हैं तो उससे वोल्टेज रेटिंग तो इंक्रीज़ होती है बट करंट रेटिंग रिमेन द सेम, मतलब करंट रेटिंग तो उस स्ट्रिंग की सेम ही रहेगी। अब हम जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो कोई जैसे सेम एससीआर्स यूज़ करें हम, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक और ऑफ स्टेट कैरेक्टरिस्टिक मतलब डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम वाली, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एससीआर्स की इक्वल हों। तो क्योंकि कोई भी एससीआर जो है उसकी लैचिंग करंट कुछ और हो सकती है, कोई होल्डिंग करंट कुछ और हो सकती है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों, अगर हम किसी स्ट्रिंग में 2 एससीआर लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एससीआर सेम टाइम पे टर्न हो, किसी के लिए ऑन टाइम ज़्यादा किसी के लिए ऑफ टाइम ज़्यादा, मतलब पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को फिर हम कैसे सॉर्ट आउट करें। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, जैसे फॉर एग्जांपल 2 थायरिस्टर लिए हैं हमने, तो इसके लिए अलग है ब्रेक और वोल्टेज, T1 के लिए अलग है, T2 के लिए अलग है। T2 पहले ऑन हो गया, T1 थोड़ा लेट ऑन हुआ है, और मतलब इन दोनों की जो करंट रेटिंग है वो भी थोड़े डिफरेंट है। इसके लिए होल्डिंग करंट अलग है, इसके लिए होल्डिंग करंट अलग है। T2 की होल्डिंग करंट थोड़ी कम है, T1 की होल्डिंग करंट थोड़ी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो फिर अब हम इस इशू को कैसे सॉल्व करें, मतलब स्टैटिक इक्वलाइजेशन कैसे लाएं और डायनामिक इक्वलाइजेशन कैसे लाएं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं हर एक थायरिस्टर के अक्रॉस, ताकि मतलब ये जो अनइक्वल वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है वो हम अवॉइड कर सकें। मतलब अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हर एक थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे स्ट्रिंग में, तो उससे क्या होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा सब थायरिस्टर के अक्रॉस, तो वोल्टेज इक्वलाइजेशन हो गया एक तरह से।
तो और उन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिपेंड कर मतलब हमें फाइंड करना पड़ता है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये सेलेक्ट करना एक टफ टास्क है, बट हम यहाँ पर किस तरह से करते हैं उसके लिए ये एक बेस्ट फार्मूला है। R = NVBM - VS डिवाइडेड बाय N-1 इंटू में डेल्टा IB। N नंबर ऑफ थायरिस्टर्स है और BM है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज है। तो स्ट्रिंग का जिसमें जो सबसे कम वाला है वो हम फाइंड कर लेते हैं, और IB जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम करंट का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम R की वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, और फिर इस वैल्यू से हम मतलब इस जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है इस फार्मूले से, तो उस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम हर एक थायरिस्टर के अक्रॉस लगा देते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये थायरिस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 थायरिस्टर हैं T1 T2 एंड T3, यहाँ पे TN लिख रखा है अप टू N नंबर। तो हर एक थायरिस्टर के अक्रॉस क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का। जैसे फॉर एग्जांपल R ले लिया हमने यहाँ पे, तो उससे यहाँ पे जो वोल्टेज VD1 VD2 है ये इक्वल आएंगे यहाँ पे। तो ये इक्वल वोल्टेज आने से एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉर्ट आउट हो गई, कौन सी, स्टैटिक इक्वलाइजेशन की। अब दूसरी प्रॉब्लम है डायनामिक इक्वलाइजेशन की, कि किसी का टर्न ऑन टाइम कम, किसी का ज़्यादा, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ साथ सीरीज़ में कैपेसिटेंस और ये पूरा कॉम्बिनेशन थायरिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे R1C1 का पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन अक्रॉस द थायरिस्टर। अब यहाँ पे ये R1C1 ये सारे इक्वल होने चाहिए, तभी हम ये कहते हैं डायनामिक इक्वलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, सारे जो थायरिस्टर हैं उनकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल होगी, मतलब सबका जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो इक्वल होगा, सेम करंट शेयरिंग करेंगे, मतलब डायनामिक जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक वो सेम आएगी। तो इस तरह से इक्वलाइजेशन हो गया हमारा। और यहाँ पे R1C1 का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है अक्रॉस द थायरिस्टर, इसे हम स्नबर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। स्नबर सर्किट का मेन पर्पस होता है वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, dV/dt प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है यहाँ पे हर एक SCR को। तो ये था हमारा सीरीज़ कनेक्शन की, मतलब हमने यहाँ पे देखा कि सीरीज़ कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टैटिक की और डायनामिक इक्वलाइजेशन की, उसे हमने किस तरह से सॉर्ट आउट किया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन कहाँ पे नीड पड़ती है इसकी, जब करंट डिमांड ज़्यादा होती है। तो कोई सिंगल SCR अगर उस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पैरेलल में SCRs को कनेक्ट करना पड़ता है, स्ट्रिंग बनानी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल ऑपरेशन। अब पैरेलल ऑपरेशन में भी सेम वही इश्यूज़ आ रहे हैं जो हमारे सीरीज़ ऑपरेशन में थे, कि कोई ज़रूरी नहीं है जो भी थायरिस्टर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उनकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वल हो। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं हम, तो उसके लिए भी यहाँ पे मतलब जो स्टेप्स हैं वो क्या है, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखिए थर्मल रन अवे एक टर्म है, वो क्या होती है। थर्मल रन अवे का मतलब ये है कि जैसे स्ट्रिंग में कोई SCR है, जो SCR से ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है ना, तो वहाँ पे पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगा। पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा तो उस डिवाइस के जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, और जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो उसे क्या कहते हैं हम, थर्मल रन अवे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें जो भी SCRs कनेक्टेड है वो एक कॉमन हीट सिंक पे होने चाहिए। कॉमन हीट सिंक से क्या होगा, सिमिलर टेम्परेचर होगा सबका, तो किसी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो उससे क्या होगा कि थर्मल रन अवे की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होगी। और दूसरा यह कि करंट शेयरिंग जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी करंट कोई ज़्यादा कैरी कर रहा है, कोई कम कैरी कर रहा है, सेम करंट कैरी करने चाहिए सारे थायरिस्टर जो भी पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस। तो वही होते हैं वो स्टैटिक करंट शेयरिंग और डायनामिक करंट शेयरिंग। स्टैटिक करंट शेयरिंग में हम यहाँ पर क्या करते हैं, थायरिस्टर के साथ सीरीज़ में लगाते हैं रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के।
वहाँ पर हमने क्या करा था, हर एक थायरिस्टर के अक्रॉस मतलब पैरेलल में लगाया था रेजिस्टेंस, ताकि सेम वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। यहाँ पे सेम करंट शेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो हम यहाँ पर थायरिस्टर के अक्रॉस लगा लेते हैं। अब डायनामिक करंट शेयरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायनामिक करंट शेयरिंग मतलब वो भी इक्वल हो, तो उसके लिए रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर लगा लेते हैं सीरीज़ में, राइट। वहाँ पर क्या किया था हमने सीरीज़ ऑपरेशन में, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन था सीरीज़ में, बट वो कॉम्बिनेशन थायरिस्टर के पैरेलल में था। यहाँ पे R और L का जो कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, वो थायरिस्टर के साथ सीरीज़ में हम यूज़ में लेते हैं। तो उससे क्या होगा, डायनामिक जो करंट शेयरिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। कैसे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे कि लिख रखा है यहाँ पे, देखिए, फॉर डायनामिक करंट शेयरिंग इंडक्टर्स आर यूज्ड इन एडिशन टू द थायरिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस के साथ हम इंडक्टर्स यूज़ में लेते हैं। इन केस ऑफ इंडक्टर मैग्नेटिकली कपल्ड, मतलब अगर ये जो इंडक्टर है मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो करंट थ्रू द थायरिस्टर T1 इंक्रीजेज। अगर एक थायरिस्टर के क्रॉस करंट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, अपोजिट पोलरिटी का वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा सेकंड वाली कॉइल से, यहाँ से। तो उससे क्या हो जाएगा, तो वहाँ यहाँ पे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था, तो सेम वोल्टेज बट अपोजिट पोलरिटी का वो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो भी वोल्टेज में डिफरेंसेस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल करंट फ्लो होगी दोनों थायरिस्टर्स से। तो इस तरह से ये डायनामिक करंट शेयरिंग का पर्पस भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये थे हमारे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस।